एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं असहयोग आंदोलन को। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22 के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये आंदोलन जो था हमारे जब प्रथम विश्व युद्ध और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन भी उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, मतलब एक तरह से क्या हुआ था कि बढ़ते जा रही थी। मतलब युद्ध जो था वो बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रहा था और बढ़ते जा रहा था। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा था, फिर से गांधी जी को एक असहयोग आंदोलन लाना पड़ा था। और असहयोग आंदोलन को हम लोग जानते हैं प्रथम जन आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। शायद पिछली वाली वीडियो में थोड़ा बहुत हम बताए थे ये असहयोग आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में भी हम बताएंगे कि असहयोग आंदोलन होता क्या है। बट आप लोग इस जितने भी ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, प्लीज़ इसको आप केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से और आगे भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने भी इस चैप्टर को बहुत केयरफुली पढ़ा था, तब से हमको लेकर अभी तक ये चैप्टर अच्छे से याद है। और मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो मैं बिल्कुल ईज़िली बता देती हूँ। देखिए, अब आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब खुद से थोड़ा थोड़ा टॉपिक को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिए हो गया। कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख लिए, फिर उसके बाद छोड़ दिए और खुद से पढ़ेंगे नहीं नेक्स्ट टाइम और कहेंगे समझ में नहीं आया। आपको खुद से भी पढ़िए, तब जाकर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन होता क्या है? तो असहयोग आंदोलन, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या एराइज होगा, कब हुआ था? तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? तो महात्मा गांधी के समय में शुरू किया गया क्या था, एक प्रथम जन आंदोलन था ये। ठीक है, इस जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। ये जो आंदोलन हुआ था उसका 3 ही कारण था। क्या? तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जब चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, तो उस समय क्या हुआ था कि लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। लेकिन पुलिस की भी गलती थी, उसने भी क्या किया था कि जब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका भीड़ जा रहा है, तो उस समय उसने उन पे मतलब बहुत ज़्यादा उनको भी कुछ किया होगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि दोनों में आपसी में टकराव हो गया। तो उसी प्रकार देखा जाए, और उसके पिछले वाली वीडियो में और हम लोग देखे थे क्या, जालियांवाला कांड, जिसमें सब लोग अपना कमेटी बैठा रहे थे, अपने समिति के लोगों के साथ कम्युनिटी कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों ने अचानक आए और मतलब बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाने लगे, निहत्थे गोलियां चलाने लगी। इससे क्या हुआ, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग मर गए, उनका डेथ हो गया। और ऊपर से क्या हुआ कि जितने भी और सारे घायल लोग थे, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कत होने पड़ी, और उसमें से भी कितने बचे होंगे, नहीं बचे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, तो इन सारी चीज़ों को न्याय लेने के लिए हमारा एक और एक्ट आया था, क्या, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1920 में, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रथम जन आंदोलन के नाम से। और इसमें 3 चीज़ें क्या आती हैं, तो फर्स्ट है हमारा खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, उसके बाद है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज की प्राप्ति मतलब आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग अंग्रेज़ों का हेल्प करना चाहते थे। गांधी जी मिलकर अंग्रेज का हेल्प करना चाहते थे, ताकि हमें जो है हमारा जो है देश जो है क्या हो सके, आज़ाद हो सके। ठीक है, तो उसमें क्या था कि गांधी जी लोग चाहते थे कि अंग्रेज लोग का हेल्प कर दे और वो लोग हमको स्वराज दे दे, स्वराज की हम लोग को प्राप्ति हो। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या थी, हम लोग का भ्रम था। अंग्रेज लोग क्या कर दे, उल्टा में मतलब हम लोग को वो कुछ भी नहीं दिए, उल्टा में हम लोग पे और शासन करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो 3 मांग थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये तीनों चीज़ें हम लोग को प्राप्त हो जाए।
ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसनात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, साथ साथ मेसोपोटामिया से नौकरी से इनकार करना शामिल था। मतलब हम लोग ये सारी चीज़ें जब देख रहे थे, ठीक है, तो जब हमारे साथ अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा बर्ताव किया कि हम लोग विश्वास दूसरा कुछ किए थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मतलब वो चीज़ें नहीं दी हम लोग को, तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, अंग्रेज़ी सरकार को कमज़ोर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज हो गए, सरकारी और गैर सरकारी समारोह का हम लोग बहिष्कार करने लगे, विदेश से जितनी वस्तुएं आती थी उसका यूज हम लोग नहीं करने लगे, हम लोग स्वदेशी को अपना लिए। मतलब स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश में जो चीज़ उत्पादन किया जा रहा है उस चीज़ को। आगे देखिए अब क्या है, अब आएगा मज़ा। चलो, द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। मतलब जहाँ पर न्यायालय सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस था कि न्यायालय की हर बात को माना जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या मानने लगे, पंचों की फैसलों को हम लोग मानने लगे। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना। अब राष्ट्रीय और जो कॉलेज होते हैं, राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय की स्थापना की गई। अब शिक्षा को तो रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी क्या किया था कि जो अंग्रेजी स्कूल वगैरह होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, तो उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज की स्थापना कर दी। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके, क्योंकि ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम लोग जो विद्यार्थी थे उनका पढ़ाई जो है जारी रह सके, रुका ना रहे, क्योंकि विद्यार्थी ही क्या होते हैं, हमारे देश के भविष्य होते हैं। आप लोग भी हमारे देश के भविष्य है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद है कि स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। देखिए हम लोगों ने क्या किया, स्वदेशी को अपनाया। जो चरखा होती है ना, चरखा से कपड़ा बुना जा रहा था उस ज़माने में, तो उस चीज़ को हम लोगों ने अपना लिया। तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, यानी तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने इकट्ठा किया था। और तथा 20 लाख चरखों का जो है संपूर्ण भारत में वितरण भी शामिल था। और 20 लाख से ज़्यादा मानिए तो क्या हुआ था, तो पूरे भारत में चरखा का वितरण बंटवाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आता है क्या, आंदोलन का आरंभ। आंदोलन का आरंभ क्या आता है, तो देखो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अद्भुत सफलता मिली। यानी जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 जनवरी 1921 को, तो ये जो आंदोलन था ये संपूर्ण भारत में एक अद्भुत सफलता मिली थी इस आंदोलन को। किसको, तो ये जो असहयोग आंदोलन था इसको। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। विदेश से जितने भी कपड़े आते थे उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने खादी कपड़ों का अपना लिया था, खादी कपड़ों को अपना लिया था, चरखे को अपना लिया था। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। यानी ये जो 2 विद्यालय हैं इनकी स्थापना की गई। उसके बाद है मोती नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत को छोड़ करके आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। मतलब देखो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों क्या थे, पहले बड़े बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया ना कि अपने देश के लिए इन्होंने चलती वकालत को छोड़ दिया। यानी ये वकालत करते थे, एडवोकेट थे, तो इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ करके क्या किया, आंदोलन में आ गए। उसके बाद देखिए
प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत जो है 17 नवंबर 1921 को मुंबई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स जो है एक, तो इनका स्वागत कहाँ किया गया, तो मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में, और वो भी 17 नवंबर 1921 को। उसके बाद है कि सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। यानी सरकार ने क्या किया, अब वो देख रही थी कि हमारा तो अब पासा पलट रहा है, अब क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे गिर रहे हैं, हमारा सरकार गिर रहा है, क्योंकि भारत के लोग जो हैं अब स्वदेशी को अपना लिए हैं। अब वो अंग्रेज द्वारा जितने भी सामान है उत्पादन हो रहा है उस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको अब लगने लगा कि ये सारी चीज़ें अब गलत हो रही हैं। तो उसने क्या किया कि अब उसने जो आंदोलन चल रहा था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसको गैर कानूनी उसने क्या किया, करार दिया। उसके बाद 30,000 से ज़्यादा आंदोलनकारियों को क्या किया, गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। मतलब गिरफ्तार जब हो रहा था तो गांधी जी ने क्या किया, अब एक नया एक आंदोलन लाए। क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन थी। मतलब सरकार को धमकी दिए कि अगर आप लोगों ने गिरफ्तार किया तो उसके विरोध में हम लोग क्या लाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के चौरी चौरा में राजनीतिक पुलिस जुलूस पर फायरिंग के विरोध में क्या हुए, भीड़ में थाना ने हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जान ले ली। मतलब 22 पुलिसकर्मियों की वहाँ पर जान ले ली गई थी। चौरी चौरा कांड बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है अपने में, ठीक है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, देखो सिंपल भाषा में इसको समझो। जब लोगों की भीड़ जा रही थी मतलब आंदोलन करते हुए, तो 5 फरवरी 1922 को पुलिस कर्मियों ने क्या किया कि फायरिंग कर दिया, और इसी के विरोध में थाना में भीड़ खड़ी हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया कि जब आंदोलन पर कोई फायरिंग करेगा, जब लोगों के बीच में कोई फायरिंग करेगा तो ज़रूर ही लोग गुस्सा होंगे, भड़क जाएगा मामला। तो उसी में क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि अब थाना में चले गए लोग, और वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला करके उनका क्या कर दिया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। 22 पुलिसकर्मी जो थे उनका जान ले लिया गया, ठीक है। गांधी जी समझ गए थे कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। अब इस घटना से गांधी जी समझ गए कि जो जनता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए कारागार में डाल दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि जब गांधी जी ने आंदोलन को रुकवा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि 6 साल के लिए उनको कारावास में डाल दिया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। मतलब खिलाफत का मुद्दा जो है शुरू हुआ था वो अंत हो गया, क्योंकि गांधी जी जो मेन लीडर था वही चले गए। अब हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के न्यायों का निवारण। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन की महान उपलब्धि हासिल है। कांग्रेस एवं गांधी ने संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश में पहली बार एक साथ आंदोलन हुआ। उसके बाद है पूरे देश में एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा जो है हिंदी को मान्यता मिली और चरखा कारखा को भी बढ़ावा मिला था। अब देखिए यहाँ से आता है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है चीज़ को, कि ये भी जो है आंदोलन ये भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया था। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में 1930 में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार पर काफ़ी विस्तृत था। मतलब कह सकते हैं ये दूसरा जन आंदोलन था जो कि जिसका सामाजिक आधार जो है काफ़ी विस्तृत था। मतलब समाज के रूप में देखिए, मानते हैं कि असहयोग आंदोलन था लेकिन उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे,
क्योंकि उतने लोगों के पास मतलब जागृत नहीं हुए थे, जितने इंडिया में लोग थे वो जागृत नहीं हुए थे अच्छे से। लेकिन ये जो दूसरा आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। सामाजिक आधार मतलब कि बहुत समाज के लोग थे, ठीक है, विस्तृत रूप था उनका। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हुई, परंतु इसी बीच कुछ ऐसी घटनाक्रम पुनरावृत्ति हुई जिसने मृत पार्य राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समझा जा सकता है। अब देखिए, अब जब हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा तो इसमें 3-4 टॉपिक आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन थी तो उसमें बहुत सारी मांगे हुई थी, ठीक है, और उस मांग को सरकार को पूरा करना था और हुआ भी था। तो इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा साइमन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। साइमन कमीशन जो है 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैच्यू कमीशन का गठन किया, जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा गया, ठीक है। यह आयोग 7 सदस्यीय था जिसका सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। उसके बाद है सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये देखिए सर जॉन साइमन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन पूछता है। देखिए ये था कि यहाँ पर आमतौर पर लोग जो थे क्या करते थे, तो आंदोलन कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा बनाया था कि 1927 में एक इंडियन स्टैच्यू कमीशन बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या बोला गया, आमतौर पर हम लोग बोले कि ये साइमन कमीशन है। और ये साइमन कमीशन ऐसा था जिसमें 7 लोग थे, ठीक है। और वो 7 लोग क्या थे, तो वो 7 लोग अंग्रेज लोग थे, हमारे भारतीय में कोई नहीं था। और इसी के विरोध में हुआ था। देखिए सिर्फ और सिर्फ यही बात था क्या, कि सिर्फ उसमें 7 लोग अंग्रेज ही थे, भारत के एक भी लोग नहीं थे, इसीलिए ज़्यादा ये चीज़ आया था। उसके बाद देखिए इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र प्रक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण क्या था, कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना, सही बात है। उसके बाद भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना। और जब भारत का स्वशासन चल रहा था तो उस समय भारत के संबंध में निर्णय कौन ले रहा था, तो विदेशी लोग ले रहे थे। साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने में उसका स्वागत काले झंडों हड़तालों और प्रदर्शन से हुआ। यानी भारत में कब आया साइमन कमीशन बम्बई में, तो 3 फरवरी 1928 को। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको याद कर लेंगे कि साइमन कमीशन का कब आगमन हुआ था, तो 1928 में। और इसका स्वागत कैसे हुआ था, तो काले झंडों से, हड़ताल और प्रदर्शन से। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। यानी जब वो मानो कि दूसरी जगह से, जैसे जो अंग्रेज लोग इंग्लैंड से आ रहा था हमारे भारत में, तो वहाँ पर लोगों ने हड़ताल किया कि साइमन वापस जाओ, क्योंकि ये साइमन गो बैक, क्योंकि ये चीज़ हम लोग के लिए क्या था, अच्छा नहीं था, सही नहीं था, क्योंकि इसमें अंग्रेज लोग थे, भारतीय तो थे ही नहीं। इसी प्रकार साइमन विरोधी आंदोलन ने तत्कालीन रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। यानी अब देश क्या किया था, फिर से एक संघर्ष के लिए कमर कसना शुरू कर दिया था। दूसरा आता है हमारा टॉपिक नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहैम ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य है, ठीक है। उसके बाद है
कि भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली का एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति के ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का वर्ग जो है असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी, अब वो क्या थी, तो अब वो उभर कर सामने आई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभाओं दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग, अतः गांधी जी ने इसे निपटाने के लिए सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है प्रस्तुत किया था। उसके बाद है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। उसी समय विश्व में क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गया। तो आर्थिक मंदी कब आया था, तो 1929 से 1930 के बीच में, ठीक है। तो आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत का अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ा था। उसके बाद है क्या है, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई, ठीक है। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद कर दिया। अनेक कारखाने बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों का हालत खराब हो गया। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीब की मार से झेल रहा था। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त जो है अवसर दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद है तीसरा हमारा, इस समाज का बढ़ता प्रभाव क्या था। तो इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार की तेजी से बढ़ रहे थे। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति जो है कांग्रेस के अंदर एक वाम पंथ के रूप में सामने आया था, ठीक है। अब एक नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी को दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन को एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। मतलब अब नए चीज़ों का जरूरत था। क्रांतिकारी आंदोलन का उभरना, ठीक है। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस तथा लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारी योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे और इसका उपनाम मास्टर दा था, ठीक है। उसके बाद है कि पूर्ण स्वराज। अब आता है हमारा एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज। इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या, पूर्ण स्वराज के बारे में। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था। सबसे पहले रावी नदी के तट पर क्या हुआ था कि नेहरू जी ने तिरंगा को फहराया था। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव उन्होंने बढ़ाया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को अब क्या किया गया कि ये पूरे भारत में घोषणा कर दिया गया कि हम लोग अब स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई थी। मतलब अगर जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल गया तो खुशी की तो बात होगी। उसके बाद देखिए क्या होता है कि स्वतंत्रता घोषणा के महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जनसिद्ध अधिकार मानते हैं। हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है तो प्रजा को सताती है, तो प्रजा उसको सरकार को बदले देने का, मिटा देने का भी अधिकार है। मतलब बदला लेने का कह सकते हैं कि देखो अगर सरकार कोई भी हो तो वो सरकार जो है जनता से अधिकार छीन लेती है और उसे सताती है, तो ये प्रजा को उस सरकार पे हक बनता है कि उसे वो बदला ले, उसको मिटा दे, ठीक है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने
भारतवासियों का, ठीक है, भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया है, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त पर शोषण पर है, ठीक है। उसके बाद अगर कह सकते हैं तो आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया गया है, ठीक है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेज़ों से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का जो इस प्रकार से सर्वनाश किया है, उसके अधीन में हमारी राय यह है कि मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध होता है, किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और इसीलिए जो है क्या किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने यथासंभव स्वेच्छापूर्ण क्या किया कि किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करें, ठीक है। और सविनय अवज्ञा जो था और करबंदी, ये सारे चीज़ों को क्या किया गया, साथ सजाया जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो जब ये एक्ट आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस समय बोला गया था कि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई उसमें, तो 1929 को कांग्रेस का एक जब अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में उसने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया कि मध्य रात्रि में जा कर के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और वहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात बताया गया कि हम भारतीय जो हैं प्रजाजन की राष्ट्रों की भांति जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और स्वतंत्र होकर रहेंगे। ये सारी चीज़ें मांग जो है की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या गांधी समझौता, और जितने भी गांधी जी ने आंदोलन किए थे जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल निभाया था, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।